मित्ता संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश जी पाने, जो कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं और हाल ही में युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है और 22,000 से ज़्यादा वो लगभग उतने वोट इन्होंने लिए। बड़ी कांटे की टक्कर थी और बड़ी फाइट सर ने दी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने एनसीपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है। क्या मजबूरी थी सर, जबकि आपकी पार्टी का भी खुद का सिंबल है, आपके खुद का वजूद है, खुद की पहचान है? इसको मजबूरी नहीं कहा जाता, क्योंकि नए चुनाव क्षेत्र में सिर्फ 15 दिन के अंदर किसी बड़ी पार्टी और बड़े उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना, तो रणनीति में बदलाव करना पड़ता है। जिनको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ऐसे हालात में वो हालात के ज़रूरत के मुताबिक अगर आपका बिहेवियर पैटर्न नहीं रहा तो आपको ज़्यादा तकलीफें होती है। और इसलिए उस चुनाव क्षेत्र से घड़ी ये चुनाव सिंबल वहाँ पॉपुलर था, क्योंकि वहाँ एक दो बार पहले एमएलए जीते थे। ऐसे हालात में अपने नए चुनाव सिंबल को जो चुनाव आयोग ने दिया था, उसको लगभग 2,70,000 वोटरों तक पहुंचाना, ये 14 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं होता। और इसलिए मैंने वो घड़ी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि वो राष्ट्रवादी पार्टी के ऊपर या अपनी पार्टी ख़त्म हो गई। ये अपनी अपनी समझदारी की कमी के कारण ये सवाल है, क्योंकि राजनीति में अक्सर सिंबल किसी के भी लिए जा सकते हैं, पार्टी अपनी अलग हो सकती है। तो मैंने वही तरीका अपनाते हुए वहाँ लगभग 21,821 मतलब लगभग 22,000 वोट जो शिवसेना के पार्टी के और उम्मीदवार के दावे थे कि वहाँ के सारे उम्मीदवारों की डिपॉजिट हम जब्त करेंगे, 1 लाख से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जीतेंगे, तो वो दोनों के दोनों फ्रंट पर वो असफल रहे। ना वो 1 लाख वोटों से जीते, बल्कि वो टोटल 90,000 वोट भी नहीं ले पाए, 89,000। और 89,000 वोट उन्होंने लिए तो कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि 80 के पास वो लोकसभा में थे, और फिर 9,000 की बढ़ोतरी मतलब मामूली है। उसके मुकाबले में 22,000 के पास लगभग वोट लेकर हमने अपना डिपॉजिट भी बचाया, 2 नंबर पे भी रहे, और शिवसेना के बड़े बड़े वादे धराशायी करने में हम सफल हो गए। तो इसलिए देखो, सिंबल बिंबल ये सुविधा की बात होती है। हाँ, अब बड़ी पार्टी, लंबी दौड़ है, तो वोट काउंटिंग का सवाल होता है। लेकिन बीआरएसपी सिर्फ ये पहला चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, इसलिए पार्टी के खाते में वोट काउंटिंग का वगैरह कोई बड़ा सवाल नहीं था, इसलिए ये खेल खेलना ज़रूरी था। सर, जैसे आपने नागपुर में भी चुनाव लड़ा, वहाँ पे आपको कम वोट मिले, और जबकि मुंबई में बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो क्या लगता है सर कि नागपुर और विदर्भ की जनता आपके साथ नहीं है, ऐसा कुछ? यही तो जो लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि आप घड़ी के ऊपर चुनाव क्यों लड़े, उनको मेरा सवाल है कि मैंने किसी की घड़ी बिड़ी लिए बगैर अपने चुनाव चिन्ह पर महाराष्ट्र के प्रबुद्ध लोग जहाँ रहते हैं, ऐसे ऐतिहासिक नागपुर नगरी में, जहाँ फुले शाह अम्बेडकर के मानने वाले लोगों की आबादी ज़्यादा है, और मैंने कहा प्रबुद्ध लोग हैं, तो प्रबुद्ध लोगों ने मेरे 30-35 साल के कंटिन्यूस मेहनत के बाद मेरे झोले में कितने वोट डाले, वो देखते हुए अगर मैंने अपनी रणनीति बदली है, तो सवाल पूछने वालों को जवाब अपने आप मिलता है। इसलिए नागपुर लोकसभा में जितने वोट पड़े, उससे लगभग 8 गुना वोट मुझे एक विधानसभा में पड़े। इसका मतलब वहाँ के लोगों की पॉलिटिकल सोच ज़्यादा स्पष्ट है क्या, और यहाँ के लोगों की सोच थोड़ी कम स्पष्ट है क्या, ये भी सवाल खड़ा होता है। और इसीलिए जो सिंबल का सवाल उठाते उनके यही जवाब देना चाहिए कि भाई
अपना सिंबल लेकर खड़े हुए थे, तब तुमने कितने झोली में वोट डाले। सर इसी से जुड़ा एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि भविष्य में आपकी पार्टी का क्या भविष्य आपको लग रहा है कि आप एनसीपी कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने बलबूते पर भी कुछ पार्टी? एक तो पहली बार हमने अलायंस के माध्यम से चुनाव लड़ा है महाराष्ट्र में। वैसे विधानसभा का भी हमारा ये पहला चुनाव है, क्योंकि पार्टी 2015 में बनी है, तो ये पहला चुनाव ही था। तो पहला चुनाव और अलायंस में भी पहला चुनाव। अब अलायंस के हमें फायदे मिले कि पार्टी घर घर तक पहुंची, मीडिया के माध्यम से, प्रसार माध्यम के माध्यम से, विभिन्न जो घटक दल के उम्मीदवार थे ये अलायंस में, महाआघाड़ी में, उनके माध्यम से, चुनाव मैनिफेस्टो के माध्यम से, न्यूज़पेपर पब्लिसिटी के माध्यम से बीआरएसपी को बड़ा फायदा मिला। घर घर तक पार्टी पहुंच गई, मेरा फोटो पहुंच गया, नाम पहुंच गया। तो ये मेरा तो एक बड़ा उपलब्धि हो गया। अब रहे इसके आगे की बात, तो कल ही मैंने नागपुर विदर्भ प्रदेश की मीटिंग नागपुर में की, परसों महाराष्ट्र प्रदेश की मुंबई में की। तो मैंने एक रोड मैप बनाया कि 2.5 साल के बाद महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव होंगे और उसके बाद 2.5 साल के बाद असेंबली के चुनाव होंगे। तो ये 2.5 साल के बाद जो लोकल बॉडी के चुनाव होंगे उसमें मैं बीआरएसपी को एक मजबूत पार्टी बनाना चाहता हूँ और उसकी दिशा में मैंने कदम रखे, प्लान किया है, संगठनात्मक फेरबदल किए हैं, कुछ लोगों को प्रमोट किया, कुछ लोगों को डिमोट किया। तो काम के मुताबिक संगठन के आवश्यकता के अनुसार जो फेरबदल करने थे वो मैंने फेरबदल किए हैं। और मैं खुद अभी आने वाले 5 साल में वर्ली चुनाव क्षेत्र को तो पक्का करूंगा ही, लेकिन अपने कम से कम 10 साथियों के 10 चुनाव क्षेत्र असेंबली लेवल के वो मजबूत करूंगा। क्योंकि फुले शाहू अम्बेडकरी आंदोलन में कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, नेता भी बहुत होते, लेकिन एक चुनाव क्षेत्र कंटिन्यूस किसी का बनता नहीं है। तो ये कमी है। तो ये कमी को मैं पूरा करके अपने बलबूते पर सामने आना वाला। कारपोरेशन में कोई बड़े अलायंस की जरूरत नहीं होती, तो कारपोरेशन में अपने पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, जहाँ अगर कुछ जिले में कहते हैं कि सर हम सारे लोग मिलके एक साथ लड़ना चाहिए, सामने से ऑफर आती है, तो फिर उसका सोच विचार करेंगे। लेकिन ये लोकल बॉडी के चुनाव जहाँ तक मेरा मानना है कि वो अपने सिंबल पे ही लड़ने चाहिए। लेकिन वो वोट फिर काउंट नहीं होता। जो कानून है, वोट काउंटिंग सिर्फ असेंबली और पार्लियामेंट का होता है, लोकल बॉडी का वोट कोई काउंट नहीं होता। तो आप सिंबल पे लड़े भी और नहीं लड़े भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपके इस सफ़र में कई साथी आपका साथ छोड़ चुके हैं, दशरथ मडावी जी बोलिए या चंद्रपुर के राजू झुड़े बोलिए या रमेश पीसे बोले, जिसमें से बहुत से वंचित में भी शामिल हो चुके हैं। तो उनके जाने से कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हुई या कोई असर पार्टी पर गिरा है, क्या लगता है सर आपको? हर चुनाव के बाद हर पार्टी में पतझड़ होती है, कुछ झड़ जाते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, और पार्टी का एक लंबा सफर होता है। जिनको अपने व्यक्तिगत आशा आकांक्षाएं आपकी पार्टी में पूरी होना नहीं दिखती है या उनकी तमन्नाएं पूरी नहीं होने दिखती है, तो वो जो कहीं और चले जाते हैं। उनको जाना भी चाहिए, क्योंकि वो कोई राजनीतिक बंधक नहीं है किसी के, इसलिए कोई जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इस बार क्योंकि पार्टी जब मैंने बनाई तब ये कोई मेरे साथी नहीं थे, ये बाद में जुड़ गए थे। तो पार्टी बनाते वक्त क्या मैं इनके बलबूते पे पार्टी बनाई थी? पार्टी बनाते वक्त कोई सिद्धार्थ पाटिल था, कोई ये थोड़ी थे, ये तो बाद में जुड़ने वाले लोग थे। तो इसलिए जुड़ना बिछड़ना ये राजनीति करियर का एक इंटीग्रल पार्ट है। उससे ज़्यादा किसी को खुशी भी नहीं होनी चाहिए और दुख भी नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सच्चाई को स्वीकार कर अपने आगे बढ़ना चाहिए। इस बार वंचित को भी काफ़ी सफलता नहीं मिल पाई है, क्या वजह मानते हैं सर आप इसको? वो मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि वंचित को जो लोकसभा में सफलता मिली वो कृत्रिम थी, वो नैसर्गिक नहीं थी। क्या आप मुझे बताओ, क्या वंचित का कोई नेटवर्क था? क्या वंचित का कोई अपना कैंडिडेट था? वो एक जैसे अचानक पानी का बुदबुदा आता है ना, उसी तरह उसको निर्माण किया गया था। और उसकी प्लानिंग भीमा कोरेगांव दंगल के बाद हुई थी। वो लगभग बातें अभी सब सामने आ रही है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा शिवसेना बीजेपी को होने वाला था।
जो लोकसभा में हुआ और इसीलिए वंचित के बहुत सारे कैंडिडेट भी लोकसभा के समय ये बीजेपी आरएसएस के भेजे हुए लोग बने। ज़्यादातर मुझे लगता है कि 48 में से लगभग 27 कैंडिडेट तो ऐसे भेजे हुए थे जो चुनाव खत्म होते फिर अपने वापस गए, चाहे वो पडलकर हो या और कोई अन्य हो। लेकिन फुले शाह अम्बेडकरी जनता में एक वो भावनाओं का बहाव भी पैदा हो गया, इसके कारण वोट पड़ा। बीएसपी की स्पेस नहीं होना, बाकी पार्टियों की स्पेस नहीं होना, इसलिए वो उनको वोट पड़ा। लेकिन ये जो कमजोरी है वो अभी विधानसभा में सामने आई, क्योंकि मान लो उस वक्त 40 लाख भी वोट पड़े तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 288 असेंबली तो कितने होते पर असेंबली की ओर? 15-20 लाख होते हैं। तो ऐसे में कोई असेंबली जीतना पॉसिबल ही नहीं था। फिर जो लोकसभा में कंसोलिडेशन होता है वो विधानसभा में नहीं होता, ये जानकार लोग समझते हैं, भावना विवश लोग नहीं समझेंगे इसको। तो इसलिए विधानसभा में पीटना ये तय था। उम्मीद थी अकोला से कि वंचित को कोई यश मिलेगा, लेकिन अकोला में भी ये यश मिलने की चांसेस कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि बीजेपी के लोकसभा में पड़े उस विधानसभा क्षेत्र के वोट और वंचित को मिले वोट, इनमें 20-25 हजार का फासला था। और ये 20,000-25 हजार का वोट, ये फासला मिटाने के लिए प्रकाश अंबेडकर की तरफ से कोई खास कोशिश नहीं हुई। ये मैं जो बता रहा हूँ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगर अकोला के साथी सुन रहे जो बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन के, हाँ, अकोला के साथी सुन रहे तो उनको मेरी बात के सच्चाई का पता चलेगा कि वंचित और बीजेपी इनमें जो फासला था लोकसभा समय में वही 15 से 25 हजार का फासला था, और वो फासला मिटाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं हुए, जबकि वहां के वंचित के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि वो होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हुए, यह सच्चाई है। और वंचित का गठजोड़, क्योंकि मैं तो बीएसपी से आया हूं, देखो बीएसपी में भी ये गठजोड़ बना था। 2004 के बाद क्या टिक पाया ये? 2004 के बाद मैंने 2014 को वो गठजोड़ को इकट्ठा किया था पिछले विधानसभा में, क्या 19 को दिखा हो? इसलिए ऐसा गठजोड़ अगर सही समय, सही रणनीति और सही लीडरशिप नहीं तो वो गठजोड़ काम नहीं करता। सर बीएसपी क्या नहीं, इसमें और एक मुद्दा है कि चंद्रपुर में तो वंचित और आनंदराज अंबेडकर, इनके रिपब्लिकन सेना, इनके दोनों कैंडिडेट थे। तो ये भी वंचित वालों को समझना चाहिए कि प्रकाश अंबेडकर अपने रिपब्लिकन सेना, उनकी भाई का संगठन है, उसको भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे। हम लोगों को वो साथ नहीं लेते, वो अलग बात है। मैं मिला हूं उनसे, इसलिए मैं अधिकार रूप से बोल रहा हूं। वो सीधे कहते हैं आपकी पार्टी लाओ और मेरे पार्टी में मर्ज करो, आपकी पार्टी लाओ और मेरी पार्टी में मर्ज करो। अरे ये तो बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी भी नहीं कहती ना, समझ में आए? तो अपने भाई की पार्टी क्यों नहीं मर्ज करवाते? उसके कैंडिडेट कैसे खड़े हो गए? तो ये भी सच्चाई वंचित वालों को भी समझनी चाहिए। सर मेरा अगला सवाल बीएसपी से जुड़ा हुआ है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है, कार्यकर्ताओं में यूपी के प्रभारियों को लेकर काफी रोष है। ऐसे में बीएसपी का भविष्य महाराष्ट्र में या फिर देश में क्या लगता है आपको? सर 2-3 बातें हैं। उत्तर प्रदेश में 11 असेंबली के उपचुनाव हुए, 7 जगह बीएसपी की जमानत जब्त हो गई, कोई जीता नहीं। अन्य राज्यों में जिस तरह वोट प्रतिशत गिर रहा है तो पार्टी लगभग खत्म होने के रास्ते पे है। मारपीट हरियाणा में हुई, मारपीट राजस्थान में हुई और मारपीटें महाराष्ट्र में भी होती है। ऐसे हालत में बीएसपी का, अब मुझे बड़े दुख से कहता है, मुझे खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि जिस पार्टी को बनाने में मैंने भी अपने लाइफ के 30-35 साल लगाए। अब मायावती के अदूरदृष्टि के कारण, अपरिपक्व कमजोर लीडरशिप के कारण, गलत रणनीति के कारण और सिर्फ पैसों के लिए पार्टी चलाने के नीति के कारण, आज तक मैं कभी टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन इन सबके चलते और उत्तर प्रदेश में बैठकर किसी तालुका लेवल के आदमी को महाराष्ट्र जैसे स्टेट का प्रभारी बनाकर या भेजने के कारण पार्टी का सभी राज्यों में सत्यानाश हो गया। दक्षिण भारत में पार्टी खत्म हो गई और ना मायावती को उसकी चिंता है,
ना मायावती के साथ वाले जो भी बंदे हैं उनको उसकी फिक्र है। वो यूपी में जो भी पावर मिलता है उसमें मदमस्त है, उनको किसी राज्य की चिंता नहीं है। और महाराष्ट्र में भी पिछले विधानसभा में मैं इंचार्ज था, 14 लाख वोट थे, अब 4.5 लाख मिले। कहाँ पहुंचे? 10 लाख वोट गायब। तो महाराष्ट्र में भी वंचित और बीएसपी दोनों का एक ही हाल है, दोनों ढलान पर है। ऐसे हालात में आप मायावती जी को क्या सलाह देना चाहेंगे सर, जबकि मान्यवर कांशीराम जी का जो मिशन है वो खतरे में है, ऐसे में क्या सलाह आपकी मायावती जी के लिए होगी? एक तो मायावती जी को सलाह जब देना था तो मैंने बहुत दी है, क्योंकि मैं कोर कमेटी में था, नज़दीक था, ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी था, कई राज्यों का प्रभारी था। तो जब देने के थे तो बहुत सारे दिए, तब देने का अधिकार भी मेरे पास था, तब उन्होंने बात नहीं मानी, तो आप देखे क्या फायदा। सही बात है। सर, कांग्रेस और भाजपा में क्या फर्क आप समझते हैं सर? अब ये शुरू से ही हम जो राजनीति के ABC सीखे हैं, दोनों में कोई बड़ा फर्क मानते ही नहीं। लेकिन फिर होता है ना, दोनों में कोई एक तो लेफ्ट एंड राइट होता है, तो राइट है, लेफ्ट है। राइट है मतलब जिनको वो पॉलिटिक्स की लैंग्वेज समझती है कि बीजेपी इज द राइटिस्ट पार्टी एंड कांग्रेस इज नॉट द राइटिस्ट पार्टी। तो राइट है, लेफ्ट है, अपने जगह पे है। लेकिन ऐसी हालात में बीजेपी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कांग्रेस या राष्ट्रवादी, जो मैंने अभी रास्ता अपनाया, उसके अलावा रास्ता क्या है, विकल्प क्या है? विकल्प है ही नहीं। और विकल्प फुले शाह अम्बेडकर के आंदोलन के लोग अपने आप कर सकते हैं क्या? तो प्रकाश अम्बेडकर कोशिश कर रहे हैं या बीएसपी ने कोशिश हुई है, क्या परिणाम आए? इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो कोशिशें छोड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रकाश अम्बेडकर को अगर कोशिशें करनी है तो उन्होंने जारी रखनी चाहिए, लेकिन अगर वो सफल नहीं होती है तो क्यों नहीं सफल होती, इसके ऊपर भी पुनर्विचार करना चाहिए। और उनकी कोशिशें के कारण कई बीजेपी सेना का फायदा तो नहीं हो रहा है, इसका भी सोच विचार होना चाहिए। इसलिए हम फुले शाह अम्बेडकर के बहुजन रिपब्लिकन नाम के जो भी लोग हैं जो राजनीती करते हैं, तर त्यांनी आता या कालखंडामध्ये बाबासाहेब का एक मराठी सेंटेंस है कि सत्तेतील पासंग बना। पासंग मतलब तुम जिधर जाओगे वहाँ बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरह की अवस्था में है, तो जिसका जितना फायदा आप उठा सकते हो उतना उठा लो और अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाओ, आगे चले जाओ। और जैसे राजनीतिक ताकत बढ़ेगी तो आपको मूवमेंट को बढ़ाने में फायदा होगा। आखिरी सवाल सर, जो अभी सबके जहन में है कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी, क्या लगता है आपको? वापस शिवसेना भाजपा में बंधन हो जाएगा या फिर? मेरा स्पष्ट मानना है कि जो आज मेरी शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें रखने वाला हूँ कि बीजेपी की सरकार किसी भी तरह बननी नहीं चाहिए। मैं बीजेपी की कह रहा हूँ, मैं बीजेपी सेना की नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी की नहीं बननी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल में देश का नरेंद्र मोदी ने जो सत्यानाश किया और पिछले 5 साल में फडणवीस ने महाराष्ट्र का जो सत्यानाश किया, इसकी सजा बीजेपी को मिलनी चाहिए। और इसलिए किसी भी हालत में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, चाहे कोई और भी सरकार बनाए, चाहे कोई और इकट्ठे आए, सारे मिलकर बनाए, लेकिन बीजेपी के हाथ में देश देना, राज्य देना, अब ये लोगों के लिए, देश के अस्तित्व के लिए, राज्य के अस्तित्व के लिए, मैं मुद्दे नहीं गिना रहा हूँ, नहीं तो मुद्दे गिनते तो बहुत है कि पिछले 5 साल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ऑल इंडिया में क्या हुआ, न्यायपालिका के साथ क्या हुआ, जुडिशरी या एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ क्या हुआ, ये मैं मुद्दे नहीं गिन रहा। ओवरऑल अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाएं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इसका जो बिल्कुल जो दुरुपयोग करने का काम बीजेपी ने किया है। और फिर विकास के मामले में इनके ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, नौकरियां कहाँ हैं, कारखाने कहाँ हैं, औद्योगिकता कहाँ है, नई इन्वेस्टमेंट कहाँ है। तो ये सारे को देखते हुए, एग्रीकल्चर हो, किसानों की आत्महत्या, कुछ भी मुद्दे तो बहुत है, ये सारे मुद्दों को देखते हुए बीजेपी को सफलता क्या है? सिर्फ आप राष्ट्रीयता के गीत गाते रहो और जब कोई भी आपको सवाल पूछे तो भारत माता की जय ये नारा लगाओ,
ये कोई सफलता का पैमाना नहीं है। सफलता तो लोगों के रोजमर्रा के जिंदगी में झलकनी चाहिए, उनके रहन सहन में दिखनी चाहिए। और इस वास्तविकता में फेल होने के कारण बीजेपी राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद और कभी पाकिस्तान, कभी दुनिया, ऐसे सब मुद्दे उठाकर ये चुनाव में आपने देखा बीजेपी अध्यक्ष महाराष्ट्र किसानों की आत्महत्या के बजाय 370 के गाने गा रहा था। जैसे कि महाराष्ट्र के लोगों को 370 का पूरा कुछ मालूम ही नहीं है। तो 370 का इतना ही शौक है तो जम्मू कश्मीर में जाके बताओ ना, यहाँ बताने की जरूरत क्या है। लेकिन बीजेपी के पास कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा नहीं था, इसलिए 5 रुपए थाली 10 रुपए थाली तक आ गए। तो इसीलिए इनके हाथ में महाराष्ट्र जैसे छत्रपति शिवराय फुले शाह अम्बेडकर के स्टेट को देना, इसको मैं क्राइम समझता हूँ। और इसीलिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था करके यहाँ बीजेपी को किसी भी हालत में सत्ता से बेदखल करना चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, ये थे डॉक्टर सुरेश जी माने, जो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। मेहता संवाद में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे मेहता संवाद में नई हस्ती के साथ। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ।